शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, हम डॉक्टर केंट साहब के 12 ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे, तो आज उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ये हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन में जब आप पेशेंट को दवा देते हैं, दवा देने के बाद उसकी कंडीशन इस तरह की आती है, रिजल्ट हमें ये मिलता है, तो ये रिजल्ट मिलने में क्या क्या किया, मतलब रिजल्ट क्या हुआ, हमसे क्या मिस्टेक हुई दवा देने में, या पेशेंट की क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको इस ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगी। तो हम देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपको लॉन्ग एग्रीवेशन बट स्लो एंड फाइनल इम्प्रूवमेंट, यानी दवा जब पेशेंट को दी गई, दवा देने के बाद पेशेंट को एक लंबा एग्रीवेशन हुआ, यानी अगर क्रॉनिक केस है तो ये एग्रीवेशन महीनों में चल सकता है। क्रॉनिक केस में महीनों भी ये एग्रीवेशन चल सकते हैं। ये नहीं कि एग्रीवेशन बाद एक्यूट केस में तो 2-4 घंटे में आ गया ना, 1-2 दिन में हो गया, सारा क्लियर हो गया, लेकिन क्रॉनिक केस में भाई ये एग्रीवेशन लंबे भी चल सकते हैं। तो लंबा एग्रीवेशन चला, लंबा एग्रीवेशन चलने के बाद हुआ क्या कि पेशेंट के अंदर स्लो एंड स्टडी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। सो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि इम्प्रूवमेंट तो आनी शुरू हुई है ना, ये जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है, ये हमारा जो प्रोग्नोसिस है, मेडिसिन दवा के चलने का जो एक जो उसकी डायरेक्शन क्योर है वो राइट है। भले इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, आखिर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आज फौरी तौर पर क्यों नहीं हुई। यही हमको समझना है कि इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों हुई है, एकदम से क्यों नहीं हुई। तो ज़ाहिर हर पेशेंट की अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है, उसकी अपनी अपनी हालत है, उसकी अपनी अपनी बीमारी है। आप कहें कि हर पेशेंट को मैंने जो दवा दी है रिजल्ट वही मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हर पेशेंट के साथ आपको अलग से उसकी ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। अभी तो ये डॉक्टर केंट साहब के ये ऑब्जर्वेशन हैं, 12 ऑब्जर्वेशन, उनकी पूरी होम्योपैथी की प्रैक्टिस का निचोड़ है ये सारा। और ये मैं तो कहता हूँ ये हर वक्त आपको ऐसे ही याद रहने चाहिए जैसे हमें कायदे आज़म के 14 रकात याद रहते हैं, वो हर वक्त हम रटा लगाते हैं। ये बिल्कुल आपको अजबर ये याद रहने चाहिए। हर केस में आप हियरिंग ऑफ क्योर को देखें और 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर केंट को देखें, कभी भी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए ये बात बहुत बुरी है। तो हम देखते हैं, द एग्रीवेशन इज लॉन्ग एंड सीवियर फॉलोड बाय एमेलियोरेशन which sets in slowly and steadily. This indicates the case was on the borderline. यानी ये हमने देखा जब पेशेंट को दवा दी गई तो दवा देने के बाद उसको एग्रीवेशन हुआ, और एग्रीवेशन के बाद बड़ा स्लोली आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, उसकी सिम्टम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो कंडीशन थी अंदर से वो किसी पैथोलॉजिकल चेंज उसके अंदर आने वाली थी, किसी आर्गन के अंदर उसके कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी। अभी केस बॉर्डर लाइन पे था। चंद माह कुछ चंद दिन और आप अगर किस तरह की उसको अच्छी मिनिमम दवा ना देते, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम रेमेडी थी वो ना देते, तो मे भी पेशेंट इस कंडीशन में चला जाता कि उसके आर्गन में कोई कैंसर या टीबी कोई इस तरह की चीज़ डेवलप हो जाती, तो फिर ये केस आपका इनक्योरेबल बन जाना था, इरिवर्सिबल बन जाना था। अब ये केस आपका रिवर्सिबल भी है, क्योरेबल भी है, लेकिन रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, चंद माह को लग सकते हैं। ये डॉक्टर के जहन में होना चाहिए कि हाँ भाई ये ना हो कि भाई मुझे रिजल्ट ही मिला तो वो दिल छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंस बहुत जरूरी है ऐसे केसेस में। पेशेंट को भी समझाना होगा आपको, और डॉक्टर को भी खुद सब्र से काम लेना होगा। हाँ भी इसको से चाह रहा है, कोई अंधाधुंध रेपिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, प्लास्पो देख के पेशेंट को चलाते जाएं। सो if the proper homeopathic remedy would not have been administered at this critical time, the case would have become incurable with progressive tissue changes in some organs. ये बात मैं बता चुका कि ये केस ये एक क्रिटिकल टाइम था पेशेंट का। अगर इस टाइम के ऊपर आप ये दवा ना देते तो केस आपका खराब जाता, आगे चला जाता। In these cases, utmost patience is required on the part of the patient as well as doctor. देखिए, जब अब आपको पता चल गया कि इम्प्रूवमेंट तो स्लो हो रही है,
इंशाल्लाह स्लो स्लो हो रही है तो आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जहाँ पे आके इम्प्रूवमेंट आपकी रुकती है वहाँ पर आप सेम रेमेडी यू कैन रिपीट, ठीक है, लेकिन वक्त तो लगना है, आहिस्ता आहिस्ता ये चलेगा। और पेशेंट को भी समझाना है और डॉक्टर को खुद अपने आप को भी समझाना है कि भाई ये केस स्लो स्लो चलना है, लिहाजा सब्र के साथ दोनों बंदे काम ले। पेशेंट बड़ा जोर देता है आपके ऊपर, उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, उसको नहीं पता होता कि अंदर क्या कुछ हुआ उसके, डॉक्टर को तो पता होता है, लेकिन डॉक्टर को कभी भी सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे केस में बड़े सुकून से धीमे धीमे बड़े आराम के साथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथिक का जो हमारा एक तरीक़ेकार है क्लासिकल, उसके मुताबिक आप चलेंगे तो ऐसे केस को क्योर कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी करेंगे या कॉम्बिनेशन की तरफ आएंगे तो बेड़ा गर्क करके रख देंगे पेशेंट का, आप उसको क्योर कभी नहीं कर सकते। क्योर हमेशा सिंगल रेमेडी से ही होना है, क्योर कभी कॉम्बिनेशन से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द डिजीज हैज नॉट प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द रिवर्सिबिलिटी एंड द वाइटल रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली कम्स फोर्थ। द ट्रीटमेंट इन सच केसेस should be commenced with low potencies so that there is slow and steady increase of vitality। अब बात यह है कि ऐसे केस में आपको ऑलवेज जो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है वो लोअर पोटेंसी से करना है। अब डॉक्टर कैंट साहब हम कहते हैं भले जो हमारे क्रॉनिक केसेस होते हैं ऑर्गेनिक मेडिसिन में है, डॉक्टर हानमैन साहब ये कहते हैं कि आप क्रॉनिक केस में हाई पोटेंसी दें, तो हाई पोटेंसी वहाँ पर बनती है जहाँ पर इस तरह की चेंजेस नहीं आती बॉडी के अंदर। जब इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं तो उसके हवाले से डॉक्टर कैंट साहब ये कहते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर पोटेंसी देन गो हायर हायर एंड हायर। आप जाएं ऊंचा, वही बात है, पेशेंट लेटा हुआ है उसको आपने पहले बैठने की काबिल तो करें ना, बैठने की काबिल कर लिए, फिर उसको खड़ा करने की काबिल करें, आप खड़ा करने की काबिल हो गया, फिर आप उसको चलने की काबिल तो करें ना। आप यानी पोटेंसी आप लोअर में आप ये सारे काम कर रहे हैं, जब उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, आपने वो गाड़ी को धक्का लगा स्टार्ट कर लिया है, तो अब वो जितनी मर्जी स्पीड से भगाएं, अब दें उसको हाई पोटेंसी, डजंट मैटर, लेकिन रेपिटेशन फिर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी हालत में पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है वो चूँकि बहुत वीक होती है, अगर हम हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं एकदम से तो पेशेंट को नुकसान दे सकते हैं। जब उसके अंदर वाइटलिटी बेहतर हो जाती है, उसकी वाइटल फोर्स अपनी इस कंडीशन में आती है कि अब वो क्योर कर सकती है बड़े आराम के साथ, तो आप उसको हाई पोटेंसी दे सकते हैं। हाई पोटेंसी के बगैर तो काम चलना नहीं है इसमें, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट इसकी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, वो उसके पीछे ये राज था कि केस चूँकि आपका बॉर्डर लाइन में पहुँचा हुआ था, लेकिन था रिवर्सिबल। अगर ना चंद दिन पहले, चंद महीने उसका ट्रीटमेंट ना किया जाता, कोई उसको मिनिमम कंस्टिट्यूशन रेमेडी ना दी जाती, तो मे बी वो बंदा पैथोलॉजिकल चेंजेस का उसको सामना करना पड़ता और फिर यही केस हमारे हाथ से ख़राब होके तो वो इनक्योरेबल उसमें हो जाना था। बड़े केसेस ख़राब करते हैं इस तरह से लोग, तो ये बड़ी गलत बात होती है। एक ये होम्योपैथ डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो डॉक्टर कैंट साहब के इन ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करे, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाए और उसके हिसाब से ही पेशेंट का इलाज करे और बनी नौ इंसान की खिदमत करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।